मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। नीरज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट में बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और देख लेते हैं पिच रिपोर्ट, यानी कि वो संकेत जिनके दम पर आज हमारी टीम्स बनेंगी और मैच खेलेंगी। आप देखें अमेरिकी बाजार में एक मामूली कमजोरी वाला सेशन, खासतौर से डाउ में अगर आप देखें तो 50 पॉइंट के आसपास की कमजोरी हुई। हालांकि नैस्डैक अब भी 13 साल की रिकॉर्ड हाइस पर जाकर बंद हुआ है। S&P में भी कोई खास बदलाव नहीं, लेकिन दिक्कत दिख रही है एशियाई बाजारों में। निक्केई के बाजार देखिए अब 1.25% के आसपास की कमजोरी दिखाते हुए, वहीं बाकी बाजारों में भी रुझान कमजोरी का ही दिख रहा है। हांगकांग के बाजार ज्यादा पैनिक दिखाते हुए यहाँ पर 1.5-2% के आसपास की कमजोरी हांगकांग के बाजारों में होती हुई दिख रही है। SGX निफ्टी भी धीरे धीरे अपनी कमजोरी बढ़ाता और सुबह सुबह हम SGX निफ्टी को 15 से 20 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए देख रहे थे। और एशियाई बाजारों की कमजोरी बढ़ने से अब SGX निफ्टी में भी लगातार गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। 40 अंकों के आसपास 5% की कमजोरी SGX निफ्टी में शायद देखने को मिले। नीरज, बताइए ऐसे में रणनीति क्या होगी आपकी? रणनीति ब्रॉडर मार्केट में शॉर्ट करने की ही रहेगी और लगातार उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से मार्केट अभी भी सस्टेन करा, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ से आगे आपको गिरावट के संकेत ज़्यादा मिलेंगे और वो स्टॉक्स आपको ज़्यादा नज़र में रखनी चाहिए जहाँ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ है। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल वही रहेगी। 2-3 खिलाड़ी शायद बल्लेबाज वाले भी रहेंगे जो आपको जो है न्यूज़ के आधार पे यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है खरीदारी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव ही रहेगा, तो इसलिए शॉर्ट के मौके ज़्यादा सेक्टर्स देख रहे हैं। आपकी स्ट्रेटजी? बिल्कुल, हमें भी लगता है कि बाजार ऊपर के लेवल पर सस्टेन करने में काफ़ी मुश्किल देख रहा है। और खासतौर से ये अगर पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन का रुझान देखें तो एक बार मजबूत ओपनिंग होती है, लेकिन वहीं पर बिकवाली का प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। और FIs के आंकड़े भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे। कल का दिन शायद अच्छा होता था, बाजार ऊपर जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। आज जब SGX निफ्टी कमजोरी के संकेत दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी दिक्कतें तो आपको कमजोरी की तरफ देखने को मिलेगी। उस लिहाज से हम भी ज़्यादातर गेंदबाजों के साथ उतर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे गेंदबाज है। कुछ एक बेहतरीन बल्लेबाज भी होंगे जो आज के सेशन में कंसोलिडेशन के मूड में ऊपर और नीचे के बाजार में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देंगे। बताइए नीरज, पारी की शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत गेंदबाजी से ही करेंगे और HDIL सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट करके चलना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि कल एक मामला सामने आया कि कंपनी ने एक छोटा सा डिफ़ॉल्ट किया है, जो है इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए इंडिया बुल्स का। सेक्टर्स का ये मानना है कि अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनियां ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में अगर डिफ़ॉल्ट कर रही हैं, 30-40 करोड़ का लोन है, उसका इंटरेस्ट अगर सर्विस नहीं कर रही, वो इंटेंशनल विलफुल डिफ़ॉल्ट हो सकता है या एक्चुअल डिफ़ॉल्ट हो सकता है, कहना मुश्किल, ये कंपनी क्लेरिफाई करेगी, लेकिन डिफ़ॉल्ट है, ये सच है। और जिस तरीके कल आपने देखा कि ऑर्बिट कॉरपोरेशन का 100 करोड़ का डिफ़ॉल्ट दिखा था, तो रियल एस्टेट कंपनियां खास तौर पे जो मुंबई हैं, जो बहुत लेवरेज हैं और जिन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू कर रखे, तो उनमें भयानक दिक्कत दिख रही है। तो सेक्टर्स को लगता है कि HDIL में आपको दूर रहना चाहिए और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। 28 रुपये के लक्ष्य के साथ HDIL में बिकवाली करके चलें। LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी सेक्टर्स को लगता है कि 2-3 दिन तक ये सस्टेन करता है, लेकिन अब इसमें भी गिरावट आई है। कल ऑर्बिट ने इन्हीं का 100 करोड़ का डिफ़ॉल्ट किया है। सेक्टर्स का मानना है कि अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस की जो तमाम और फंडिंग हुई है उसमें रियल एस्टेट में ऐसी चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। दूसरा, कल एक और जो पिछले दिनों जिसका हैंगओवर स्टॉक पे था कि LIC के इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन नहीं करे, तो कल लिया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गीतांजलि जेम्स के इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन किया और उनसे रिपोर्ट मांगी है। सेक्टर में ये टोटल जो सिनेरियो बन रहा है वो बहुत ही नेगेटिव है और यहाँ पे आपको बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है। 164 रुपये के लक्ष्य के साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी बिकवाली करके चलना चाहिए। अनिल जी? क्रॉम्पटन ग्रीव्स इसके साथ शुरुआत करेंगे। ये होगा हमारा ओपनर बल्लेबाज। हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ पर आज एक खरीदारी का मौका बन सकता है, और वो इसलिए क्योंकि आज कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और हम उम्मीद करें कि नतीजे बेहतर रहेंगे। आपको पता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक ऐसा स्टॉक है जो नतीजों के काफ़ी बड़े मूड, डबल डिजिट रिटर्न्स ऊपर या नीचे की तरफ जरूर दिखाता है, और पिछले कई क्वार्टर से ये स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल रहा है नंबर्स के दिन। ऐसे में
में आज हम उम्मीद करें कि एब्सोल्यूट नंबर्स यहाँ पर आपको काफ़ी पॉजिटिव आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट कल भी हमारी टीम में शामिल था, लेकिन ऊपर खुलने के बाद थोड़े से नेगेटिव रिटर्न्स दिए। शायद भेल के कमज़ोर नतीजों का असर पूरे सेक्टर पर पड़ता हुआ दिखा था, लेकिन जब भेल के कमज़ोर नतीजों के बाद, एलएनटी के कमज़ोर नतीजों के बाद अब पूरे सेक्टर्स की डी रेटिंग हो चुकी है। ऐसे में अगर क्रॉम्पटन ज़रा भी बेहतर नंबर देता है, जैसा कि हमारे सिलेक्टर्स मान रहे हैं, तो ऐसे में ये आपको एक अच्छा उछाल और एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। दूसरी बात, ऑलरेडी बायबैक कंपनी अनाउंस कर चुकी है। ऐसे में अगर कमज़ोर नतीजे आए भी और स्टॉक गिरता है, तब भी यहाँ पर प्रमोटर्स की तरफ से, कंपनी की तरफ से जो बायबैक प्रोग्राम है उसका सहारा मिलता हुआ दिखेगा और तुरंत ही लोअर लेवल्स पर आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी। और जब कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में जो शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई है, अगर नंबर्स अच्छा हैं तो एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। फिर भी हमारे सिलेक्टर्स की राय ये है कि क्रॉम्पटन के नतीजों का ठीक ठीक अंदाजा लगाना हमेशा मुश्किल काम होता है। डिटेल में नतीजे आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन उससे पहले खरीदारी का मौका, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा कर रखें और अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस 80 रुपये के आसपास का होना चाहिए। पहला टारगेट 87 रुपये के आसपास का, और उसके लिए खरीदारी की राय हमारे सिलेक्टर्स की। और ओपनर के तौर पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लगातार 3 दिनों से हमारी टीम में शामिल होकर आपको अच्छे रिटर्न्स दोनों ही तरफ दिए। 2 दिन हमने इसे शॉर्ट करने की राय दी थी और कल हमने इसे लॉन्ग करने की राय दी, और इंट्राडे के दौरान आपने देखा 40 से 50% के आसपास के अपसाइड मूव भी आते हुए दिखे। लेकिन हमारे सिलेक्टर्स का मानना है कि आज अब फिर से शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका है। वजह यह कि एक तो जिन लेवल्स के आसपास आ चुका है वहां पर अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। दूसरी बात है कि अब और नई बुरी खबरें इसके लिए आती हुई दिख रही है। पहली खबर तो यही कि ई सीरीज पर भी शायद रोक लगती हुई दिखे, और दूसरी खबर ये कि अब MCX जो इनकी दूसरी ग्रुप कंपनी है उसको लेकर भी रेगुलेटर्स थोड़ा सा नॉर्म्स को टाइट कर रहे हैं, फाइनेंशियल लेन देन पर नजरें बनाए हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि अब रेगुलेटर्स के एक्शन यहाँ पर शुरू होते हुए दिख रहे हैं इस ग्रुप पर, और ऐसे में बुरी खबरें लगातार आती हुई दिख सकती है। और दूसरी बात है कि निवेश के लायक है नहीं, हमने पहले भी कहा था, और ट्रेडिंग के लिए भी हम सिर्फ इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करने की राय दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह का न्यूज़ फ्लो स्टॉक में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। ऐसे में आज आप फिर से बिकवाली करके चलें, और आज के लिए जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कल के हाईस का होगा। 212.13 के आसपास कल हाई बनाया है, उसके ऊपर जाए तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लें। अदरवाइज 105 से 210 2 सेशन में स्टॉक दुगुना हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर फिर से बिकवाली करने का मौका बनता है। 180 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट पोजीशन बनाएं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखें और अपने छोटे मुनाफे को आप ले लें। और अगर आप एक स्किल ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हैं और पोजीशन को जल्दी से आप घुमा सकते हैं, तो ही आपके लिए कॉल है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल है। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को हम ओपनर के तौर पर उतारेंगे और गेंदबाज होगा। चलिए अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। TCS भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर सेक्टर्स ने चुना और यहाँ पे बाई करने की सलाह उनकी हो रही है। और उसकी वजह यह है कि IT कंपनी में आपने देखा होगा इन्फोसिस 3000 करीब पहुँच गया, TCS भी काफ़ी हाइज बना रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग मोमेंटम बनता दिख रहा है। हालांकि सेलेक्टर्स को लगता है कि बहुत कॉशियस अप्रोच आपको इसमें रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रनअप सभी दिग्गज IT कंपनियों में आ चुका है। लेकिन अभी भी चूंकि मोमेंटम बना है तो आपको उसको राइड करना चाहिए, और डॉलर की स्ट्रेंथ लगातार इन कंपनियों को और मजबूती दे रही है। तो यहाँ पर सेक्टर्स को लगता है कि ट्रेडिंग के लिहाज से 1910 का लक्ष्य होगा। डिपेंडेबल है, लेकिन हम सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। अगर ये 1910 के ऊपर बंद होने में सफल होता है आज, तो ही इस पोजीशन को आगे हम डिपेंडेबल के तौर पे कैरी कराएंगे। अदरवाइज सेक्टर्स को लगता है बेच के निकल जाना चाहिए। 1855 के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। अनिल जी, इसी तरह का एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक हम भी उतारेंगे मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर, और वो होगा सिप्ला। लगातार सारी फार्मा कंपनियां बुरी खबरों से जूझती हुई दिख रही है। ऐसे में अगर कोई 1-2-3 अच्छी फार्मा कंपनियां बची जहां पर US FDA को लेकर या फिर फंडामेंटल्स को लेकर कोई संदेह नहीं है, तो सिप्ला उनमें से एक है। और शायद दूसरी बाकी डॉक्टर रेड्डीज या सन फार्मा जैसी कंपनियां हो सकती है। और आप देख भी रहे हैं बाजार 5700 के लेवल के आसपास इसीलिए ट्रेड कर रहा है क्योंकि चुनिंदा 10 या 15 स्टॉक निफ्टी के ऐसे हैं जहां पर FIs कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से, बिजनेस फंडामेंटल्स के लिहाज से कंफर्टेबल है और वहीं पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो जो सेलेक्टिवली खरीदारी अच्छी कंपनियों में हो रही है, हमारे सिलेक्टर्स का मानना वो अब भी बरकरार रहेगी। और इस वक्त ये एकदम ऐप्ट टाइम है जब बाजार अच्छी और बुरी कंपनियों में, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बुरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रमोटर्स की क्वालिटी को रिस्क और रिवॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हमें लगता है कि सिप्ला एक ऐसा स्टॉक है जहां पर वैल्यू बेस्ड फंड बाइंग लगातार होती हुई दिख रही है। ये अलग बात है कि ये स्टॉक ऐसा है जो आपको तुरंत बड़े मूव्स नहीं देगा, बड़े मुनाफे नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे, और ऐसे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जो रिस्क कम लेना चाहते हैं और छोटे मुनाफे से खुश हैं, उनके लिए सिप्ला एक बेहतरीन बेट है। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ पर बाजार की कमजोरी में खरीदारी के बेहतरीन मौके हैं। स्टॉक में 2 से 3% का मूव आए, प्रॉफिट बुक करिए, फिर से इंतजार करिए लोअर लेवल्स का। आज के लिए स्टॉप लॉस लगाएं 390-91 के आसपास, खरीदारी करें। ऊपर की तरफ का पहला टारगेट 410 रुपये का है। इवेंचुअली हम 425 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए
सिप्ला में खरीदारी का मौका देख रहे हैं और यही वजह है इसे मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर टीम में शामिल कर रहे हैं। चलिए वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मिडिल ऑर्डर के शानदार प्लेयर्स और साथ ही फ्री हिट भी। मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी की शुरुआत फिर जारी रहेगी और यहाँ पे यस बैंक होगा। कल भी मेरी टीम का ये शॉर्ट का प्लेयर था और यस बैंक में आपने देखिए कल पूरे बैंकिंग शेयरों में एक थोड़ी सी रिवाइवल दिखी थी, उसके बावजूद ये स्टॉक गिरा और सेलेक्टर्स से मान रहे थे, कल भी हमने कहा था कि 300 के ऊपर अगर ये सस्टेन नहीं होता तो बड़ी दिक्कत होगी और लिक्विडिटी की इतनी क्रंच है कि 3 महीने के लिए 0.5% तक का ये इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हैं। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं बैंक के लिए काफ़ी मुश्किल है आगे। तो जो 25-30% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आने वाले तिमाहियों में मुश्किल से दिखेगी। तो यस बैंक में फिर से गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। 290 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करके चले और 303 पे स्टॉप लॉस लगाएं। लार्सन एंड टूब्रो इंफ्रा शेयरों में लगातार प्रेशर दिख रहा है और यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि जो दिग्गज कंपनियां हैं वहाँ पे भी अब अनवाइंडिंग आपको दिखेगी पोजीशंस की। एलएनटी उनमें से एक होगी। कल थोड़ा सा वीक हुआ है लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि आगे और ज़्यादा मुश्किल इसमें आएगी क्योंकि इलेक्शन का ईयर है, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हॉल्ट होती हुई दिख रही हैं और क्लैरिटी नहीं है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। इस वजह से भी लगता है सेक्टर्स को कि कमज़ोरी आती हुई दिखेगी। ट्रेडिंग के लिहाज से 796 का लक्ष्य लेते हुए बिकवाली करके चले और 816 पे स्टॉप लॉस भी लगाएं। टाटा पावर रिजल्ट आने हैं कंपनी के और सेक्टर्स नहीं मानते कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको होप रखनी चाहिए कि बहुत अच्छे रिजल्ट कंपनी पेश कर पाएगी। इस वजह से एक प्रेशर ज़रूर कंपनी में दिखेगा। यहाँ पे 80 रुपये के लक्ष्य के साथ ट्रेड करें इसमें शॉर्ट के लिए। लेकिन चूंकि नतीजे की वजह से मार्केट किस चीज़ को कब कहाँ डिस्काउंट करके चल रहा है ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको बहुत कॉशियस ट्रेड करना चाहिए, अलर्ट रहें। अगर आप कंटिन्यूस इसको वॉच कर सकते हैं तभी इसमें पोजीशन लें, वरना इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। 85 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। अनिल जी, यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में 3 गेंदबाज होंगे और नीरज ज़्यादातर ये हाई बीटर गेंदबाज है जहाँ पर हमारे सेलेक्टर्स आज बेचने की राय दे रहे हैं। जेपी पावर ये होगा पहला गेंदबाज और इस गेंदबाज को टीम में शामिल रखने का संकेत हमने आपसे ही लिया है क्योंकि आपने एचडीएल को जिस तरह से ओपनर के तौर पर उतारा है। इस वक्त आप देखिए कल ऑर्बिट और एचडीएल 2 रियल एस्टेट कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। जाहिर सी बात है जिन कंपनियों पर ज़्यादा कर्ज है, जिन ग्रुप्स पर ज़्यादा कर्ज है वहाँ पर दिक्कतें हैं और कल ये स्टॉक तो ऑलरेडी 12-13% बढ़कर बंद हुआ है। तो इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है कि 12-13% बढ़ा हुआ स्टॉक हो और हम टीम में शामिल भी इसलिए कर पा रहे हैं कि अब 10 रुपये के ऊपर है। जब 10 रुपये के नीचे चले जाएगा तो वैसे ही टीम से बाहर निकल जाएगा। तो जब तक ऊपर है तब तक शॉर्ट कर लीजिए। जेपी पावर में एक बिकवाली का मौका बन सकता है लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, काफ़ी बड़ी स्विंग देता है। तो 11.75 का एक स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करें। नीचे की तरफ 10.50 का टारगेट। आरकॉम रिलायंस कम्युनिकेशन यहाँ पर बिकवाली की राय हमारे सेलेक्टर्स की आती हुई दिख रही है। हमने कल भी इसे टीम में शामिल किया था और ख़राब रिटर्न्स पॉजिटिव रिटर्न्स लेकिन नीचे की तरफ हमें दिए थे। हमें लगता है आज फिर से बिकवाली का मौका है और जहां कर्जे ज़्यादा हैं उन्हीं कंपनियों पर दबाव दिखेगा। और दूसरी बात है कि आज इसे टीम में फिर से शामिल इसलिए भी हमने किया है, बार्कलेज नाम की जो एफआईआई है उनकी तरफ से आज एक रिपोर्ट आई और उन्होंने इसे अंडरवेट की रेटिंग दी है, लक्ष्य 92 रुपये का दिया है। इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर एफआईआईज की जो रिपोर्ट्स आ रही है आरकॉम पे सब 100 रुपये या इसके नीचे के टारगेट्स के लिए आती हुई दिख रही है। तो कोई एफआईआई इस वक्त बुलिश है नहीं और अगर नहीं बुलिश है तो वो खरीदेंगे नहीं। ऐसे में हमें लगता है कि जब बाजार कमजोर होते हुए दिख रहा है तो स्टॉक बहुत दिनों तक ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये भी हाई बीटा स्टॉक है, ऐसे में छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करें। पहला टारगेट 118 का, उसके बाद 115 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट पोजीशन बनाएं। 122-23 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा ले। टाटा मोटर्स डीवीआर ये होगा अगला प्लेयर जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सेलेक्टर्स की। बाजार कमजोर दिख रहा है, ऐसे में दिग्गजों में प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। उस लिहाज से टाटा मोटर्स के बजाय हम टाटा मोटर्स डीवीआर पर दाव लगाने की राय दे रहे हैं। 122-23 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 128 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। और अब वक्त है फ्री हिट का। बजाज इलेक्ट्रिकल्स फ्री हिट के तौर पर सेक्टर्स ने चुना है और उनका ये मानना है कि इस समय अगर आप ध्यान से बाजार को वॉच करें तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली कंपनियां हैं
मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियां हैं और बड़े एक्सपीरियंस को बिलोंग करती हैं, तो वहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। और बजाज इलेक्ट्रिकल्स उन्हीं में से एक है। कंपनी के आज रिजल्ट भी है, इसलिए भी यहाँ पे इसको आज की डेट लिए कम से कम हाई बीटा मान के चल सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद स्टॉक के इधर मूवमेंट देगा। लेकिन भरोसा ये है कि अच्छे नतीजे कंपनी पेश करेगी और इसकी वजह से इसमें एक मजबूती देखने को मिलेगी। 187 का टारगेट लेते हुए इसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, लेकिन वैसे ही जैसे कि रिजल्ट के दिन बहुत ही सतर्कता से आपको ट्रेड करना है। 175 पे स्टॉप लॉस भी लगाए। अनिल जी, पोलराइज ये होगा हमारा फ्री हिट बल्लेबाज और कैश मार्केट का स्टॉक। यहाँ पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। पिछले 4-5 दिनों का ट्रेडिंग मूव आप देखिए, इस स्टॉक का चार्ट निकालकर आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे स्टॉक का रोज आधा 1% ऊपर जाकर मजबूत होता हुआ दिख रहा है, वो भी कमजोर बाजार में। दो बड़ी वजह है। पहली बात तो एक रुपए की कमजोरी का फायदा सारी IT कंपनियों को मिल रहा है, खासतौर से मिड कैप IT कंपनियों को, लेकिन सिर्फ उस वजह से ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है ऐसा नहीं है। हमारे सिलेक्टर्स ये मानते हैं कि जो काफ़ी लंबे समय से कारोबार या फिर स्टेक बेचने की खबरें जो पोलराइज को लेकर चल रही है वो लगभग फाइनल स्टेज पर है। हो सकता है बहुत जल्दी हफ्ते भर में या 1-2 दिन में इस तरह के डेवलपमेंट आपको होते हुए नजर आए और ये खबरें आपके सामने आ सकती है। इस तरह के संकेत आ रहे हैं। प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन भी इसी और इशारा कर रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा डेवलपमेंट जल्द सामने आने वाला है। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि अगर डील होगी तो यहाँ से अच्छी खासी मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर होगी और अंदाजा काफ़ी बड़ी प्राइस का लगाया जा रहा है। एग्जैक्टली किस प्राइस पर और कितना जल्दी होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, लेकिन जो भी होगा यहाँ पर रिस्क होने के लिए काफ़ी कम है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड भी लेना चाहते तो मुश्किल से 5 रुपये की रिस्क 108-110 की रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पोलराइज उसके नीचे जाएगा नहीं और वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा लें। इंट्राडे के लिए ट्रेड करें तो 113 का स्टॉप लॉस लगा लें और इंतजार करें डील का। छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें ताकि आप पोजीशन को थोड़े समय के लिए होल्ड कर सकें और डील आने पर आपको एक अच्छा मुनाफा आता हुआ दिखेगा। आज के लिए इंट्राडे का टारगेट पोलराइज का और 113 का स्टॉप लॉस फ्री हिट बल्लेबाज के तौर पर। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे पिंच हिटर्स। सात स्टॉक अब तक बता चुके हैं और पिंच हिटर्स की बारी है। यहाँ पे लगातार गेंदबाजी पे फोकस मेरे सेलेक्टर्स का है। अनिल जी की टीम में भी ज़्यादातर अभी तक गेंदबाज ही शामिल हुए हैं पिंच हिटर में। लेकिन सबसे पहले उतारेंगे यूनिटेक और एक और कंपनी जिसके आज रिजल्ट आने हैं। बेहतर रिजल्ट की उम्मीद तो है ही, लेकिन जो दूसरी खबर जिसकी वजह से सेलेक्टर्स ने इसको चुना है वो ट्रिगर ये है कि इनकी जो गुड़गांव में इनका SEZ है उसकी खरीदारी के लिए कई कंपनियों की तरफ से ऑफर आए और 2700 करोड़ का वैल्यूएशन लगाया जा रहा है, जो काफ़ी बेहतर माना जा रहा है। और इसमें ये जो SEZ है इनका, उसमें 80% होल्डिंग इनकी जो एम्स में लिस्टेड सब्सिडरी उसका है और माफ़ कीजिएगा 70% और 30% स्टेक यूनिटेक के पास है। सेक्टर्स को लगता है कि जिस वैल्यूएशन को जिस प्रीमियम पे ऑफर आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है यूनिटेक के लिए, इसलिए यहाँ पे एक अप मूव बनता है और रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है। जैसे सेक्टर से लगता है 17 रुपये के लक्ष्य के साथ यूनिटेक में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। जिंदल स्टील एंड पावर यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। कल इसमें बढ़िया तेज़ी आई थी 6-7% की सेक्टर से लगता है, इसीलिए से आज शॉर्ट का बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। बाजार कमज़ोर है और जिस तरीके से पूरे मेटल और तमाम सेक्टर्स में एक वीकनेस दिखी आ रही उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। 193 के साथ इसमें शॉर्ट करके चलें। और अंत में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कंपनियों में जिस तरीके से वीकनेस दिख रही, खासतौर पर मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियों में, इंडिया बुल्स भी उससे छोटी नहीं रहेगी और यहाँ पे भी एक प्रेशर देखने को ज़रूर मिलेगा। 55 रुपये के लक्ष्य के साथ शॉर्ट करके चलिए और 60 रुपये 50 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। अनिल जी, कुछ और गेंदबाज यहाँ पर हम टीम में शामिल करेंगे और पावर स्टॉक्स पर ही फोकस करते हुए यहाँ पर अदानी पावर होगा हमारा अगला प्लेयर जहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सिलेक्टर्स की है। जो कंपनियाँ जहाँ पर कर्ज ज़्यादा है वहाँ पर दिक्कतें दिख रही हैं। अदानी पावर में शॉर्ट करने में एक ही रिस्क है, वो ये कि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिर चुका है, तो किसी भी लेवल से एक बाउंस बैक भी दे सकता है। ऐसे में स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। 32-50 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट पोजीशन बनाए। नीचे की तरफ 30 रुपये के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। IRB इंफ्रा ये होगा अगला प्लेयर जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सेलेक्टर से। कल हमने इसे सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किया था और इंट्राडे के दौरान 10% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए थे, जहां से हमने
रिकमेंड किया तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ होगा, लेकिन पिछले 3 सेशन में जिस तरह से स्टॉक काफ़ी तेजी दिखा चुका है, हमें लगता है ये अहम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाकर बंद हुआ, जो कि 66-67 रुपये के आसपास है। यहाँ से स्टॉक कमज़ोर हो सकता है, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। हमें कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हैं इस उम्मीद में कि बाजार में हाई बीटा स्टॉक्स आज कमज़ोर होंगे। 62 रुपये का टारगेट रखें, लेकिन अगर स्टॉक में जरा भी मजबूती आती दिखे तो तुरंत अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लें। और टीम का अंत करेंगे एक और बेहतरीन गेंदबाज के साथ, जो होगा कि औरोबिंदो फार्मा। हमारे सिलेक्टर्स लगातार 180-85 रुपये से स्टॉक को शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय दे रहे थे, और हम कह भी रहे थे कि ये सीरीज़ काफ़ी ख़राब होगी, इसमें शॉर्ट पोजीशन छोटी क्वांटिटी में बनाकर आप होल्ड करें। कल के सेशन में 5% के आसपास ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इंतजार करें एक बाउंस बैक का, और अच्छे बाउंस बैक जहाँ भी आते दिखे वहाँ पर फिर से इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। 142 रुपये का टारगेट, 151 का स्टॉप लॉस, मंदी करने की राय यहाँ पर भी। टीम हो चुकी है पूरी। नीरज 3 बल्लेबाज हैं और 7 गेंदबाज। आपका पसंदीदा कौन होगा? जेबी पावर होगा, और इस समय डेट वाली कंपनियों की हालत बहुत ही ख़राब है, और सेलेक्टर्स को लगता है कि अगर इनकी पेरेंट कंपनी देखें आप तो वहाँ पे भी आपको ज़बरदस्त सेल ऑफ दिखेगा। तो ऐसे शेयरों से दूरी रहना चाहिए, और आपके पास ये बहुत कम समय के लिए अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है, 10 रुपये नीचे जाने उसको बहुत वक्त नहीं लगेगा, तो आज का फ़ायदा उठाना चाहिए। 10.5 के टारगेट को अचीव करने के लिए इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। सेक्टर्स को भी ये स्टॉक पसंद है। अनिल जी, मेरी टीम में भी सेम आपको दिखेगा 3। हम भी उसी तरह का गेंदबाज पसंद करेंगे जो ओपनर HDIL है। ये भी बहुत तेज़ी से 10 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और खबरें बेहद नेगेटिव है। अगर 3.5 करोड़ रुपए के इंटरेस्ट पेमेंट पर डिफॉल्ट कर सकती है कंपनी, तो फिर वाकई में बड़ी मुश्किल वाली बात है। आपने पहले ही देखा 90-100 रुपये के आसपास प्रोमोटर्स ने हिस्सेदारी बेचकर कैश जुटाया, तो ये कंपनी के हालात और सेक्टर के हालात दिखाता है। अगर आज आपकी टीम जीतने वाली है तो उसमें HDIL का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। तो ऐसे में 28 रुपये के आसपास के टारगेट हमें लगता है ज़रूर हासिल होने चाहिए। चलिए, पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद एक और शानदार मैच होगा, जो खेलेंगे 2 शानदार हमारे कैप्टन्स, आशीष और साथ ही संदीप। NCX Stock Exchange, India's new stock exchange, presents Stock 2020.